का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं वर्ष के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक ले रखा है पवन, तूफान एवं चक्रवात। तो आपने कल देखा था, पिछले दो वीडियो लेक्चर रिलीज हुए, उसमें आपने पवन के बारे में काफ़ी चीज़ों को सीखी थी। वायु किस प्रकार से उत्पन्न होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो जनरली आपको सुनने में बात आती है कि वायु उत्पन्न होने की अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। जनरली बात बताई जा रही है, पवन एक गतिशील वायु है। पवन एक गतिशील वायु का माना गया है। आगे मिलता है कि आप देखते हैं कि पवन धारा उत्पन्न होने के दो कारण हैं कि अलग अलग प्रकार की पवन की धारा उत्पन्न होती रहती है। उसमें कभी एक बार गर्म वायु होती है, कभी एक बार ठंडी वायु होती है। तो ये सारा प्रोसेस उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, और दूसरा जल और थल में असमान रूप से गर्म होने की वजह से धारा उत्पन्न होती रहती है। बेसिकली आप देखते हैं कि फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे थे। आज फर्स्ट और सेकंड को स्टडी करेंगे। विस्तार रूप से दोनों फैक्टर हैं, उनको विस्तार रूप से स्टडी करते हुए आपको बताएंगे भूमध्य रेखा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होने का कारण क्या है। तो फर्स्ट बताया रखा है कि पृथ्वी की आकृति आपको पता है कैसे होती है, मौसमी नुमा होती है और वो अपने ध्रुवों पर सिंपल सी गति करती रहती है। क्या करती रहती है? ध्रुवों पर घूर्णन करती रहती है, घूमती रहती है। बेसिकली ये क्या बता रही है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की अलग अलग लहर होती है, अलग अलग शांति होती है। एक पृथ्वी का पार्ट होता है और इसके अंदर ऐसे कई प्रकार की रेखा घूमती रहती है। ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कौन-सा है? उत्तरी ध्रुव। तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री अक्षांश पर क्या होती है? झुकी हुई रहती है, बताई गई है। और वो घूर्णन करती रहती है और घूर्णन करने के अकॉर्डिंगली पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप ही वायु गति करती रहती है। जनरली ये बात दिमाग में आपके होनी चाहिए। देखिए, जब भूमध्य रेखा पर बात की जा रही है कि सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है और जिसकी वजह से सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी होती है तो वहाँ पे तापमान अधिक होगा और अधिक तापमान होने की वजह से वहाँ का धरातल अधिक गर्म हो जाता है और जो चलने वाली हवा होती है वो तीव्र गति से गर्म हो जाती है। और गर्म होने की वजह से आपको पता है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक गतिशील होती है। उसके बारे में मैं कल प्रतीक के रूप में प्रयोग करके भी आपको बताया। तो आप देखते हैं भूमध्य क्षेत्र पर अधिक तापमान होने की वजह से वायु अधिक गर्म हो जाती है और हमेशा किधर से किधर गति करेगी? हमेशा गर्म से ठंडे की ओर वायु गति करना शुरू हो जाती है। आपको ये भी पता है कि पृथ्वी का घूर्णन कैसा होता है? पृथ्वी का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी क्या रहती है? अपने मूवमेंट करती रहती है और पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगती है? 365 दिन के आसपास सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। अर्थात हम कहते हैं 12 मिनट सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में काफी सहायक होती है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27 से 28 दिन। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। कितने? 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है। जनरली सिंपल बात ध्यान रखना, जब ये गर्म धारा उत्पन्न होती है, गर्म वायु उत्पन्न होती है, तो गर्म वायु हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर भूमध्य रेखा से गुजरती रहती है। किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती रहती है हवा, और उसकी वजह से टेम्परेचर की ऊपर नीचे उड़ने की संभावना रहती है।
ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु अधिक ठंडी होने के से ठंडी वायु गर्म वायु की ओर प्रवाहित होती रहती है, और वहाँ पे अधिक ठंड होने की वजह से ध्रुवीय क्षेत्र में देखते हैं तो अत्यधिक ठंड होने की वजह से आपको जब भी सर्दी ऋतु आती है तो सर्दी ऋतु शीत लहर कहाँ से आती है? ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है, पहाड़ी इलाकों से आती है, बर्फीले क्षेत्रों से आती है, और वो धीरे धीरे कहाँ की ओर आती है? अपनी ओर आती है, मतलब मरुस्थल की ओर। और जब गर्म हवा की जब आपकी गर्मी का टाइम होता है तो हवा की तरफ बहती है। तो इसके बारे में आप बेसिकली जानते भी हैं कि जब सर्दी ऋतु आती है तब तो शीत लहर चलती है, और हवा कहाँ से मतलब इधर से आती है, साइड जाती है, इधर से पूर्व पश्चिम से इधर की साइड जाती है, और जब गर्मी ऋतु आती है तो हवा इधर जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ध्यान ऋतुओं के अनुसार वायु चलती है, और वायु के अनुरूप ही ऋतुओं का निर्माण होता है। नॉर्मली बात ये ध्यान रखना, ऋतु और वायु के अनुरूप चलती है और वायु के अनुरूप ऋतु बनती है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी की घूर्णन प्रक्रिया के अनुरूप ही वायु गति करती रहती है, और उसके घूर्णन के अकॉर्डिंग वो क्या करती रहती है? गति करती रहती है, और हवा उत्पन्न होती रहती है, और उसके अनुरूप अपने आप प्रोसेस देखने को मिलता रहता है। जनरली बात दिमाग भरेगी। एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, फिर बाद में अपन देखेंगे सेकंड पॉइंट, थल और जल का असमान रूप से ताप होने की वजह से गर्म होने से भी हवा उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है, उसको स्टडी करेंगे। देखिए कि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होने की वजह सूर्य का टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें गिरती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में तिरछी किरणें गिरती है, और तिरछी किरणों की वजह से वहाँ का तापमान कम होता है, ठंड कड़ाके के साथ पड़ती है, और भूमध्य क्षेत्र में सीधी किरणें पड़ने की वजह से तापमान उच्च होता है, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से आसपास की हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हवा की तरफ मौसम होना शुरू हो जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंड होने की वजह से शीत लहर धीरे धीरे गर्म प्रदेश की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंडेंट करती है। पृथ्वी का घूर्णन हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। गर्म वायु उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती रहती है, भूमध्य रेखा से गुजरती है, और ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंड होने की वजह से ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ प्रवाहित होती है, और पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप ही वायु की गति दर्शाई जाती है। जैसे कि बात दिमाग में रहेगी तो सिंपल बातों को देखते हुए हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आगे फिर सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको स्टडी करेंगे। देखिए पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। देखिए सेकेंड पॉइंट दे रखा है पवन धारा उत्पन्न होने का प्रोसेस क्या है, वो है आपके जल तथा थल का असमान रूप से गर्म होना। जल तथा थल का असमान रूप से गर्म होने की वजह से भी पवन धारा उत्पन्न होती रहती है, और उसका भी अलग अलग देखने को हमको मिलता रहता है। जनरली आप जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें जल तथा थल दोनों को समान मात्रा में गिरती है, ऐसा नहीं सूर्य समुद्र पर अलग अपनी किरणें फेंकता है और पृथ्वी पे अलग जाता है, ऐसा नहीं होता है। सूर्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है। एक ही शक्ति में सब देवता या जो भी आप घटक माने या जो भी ऊर्जा का स्रोत माने, वो सूर्य जो सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर भी हो जाती है और समुद्रों में भी हो जाती है, परंतु पृथ्वी एक ठोस अवस्था पार्टिकल होने की वजह से पृथ्वी पर ठोस कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से धरातल जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म होने की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की गर्म हवा कहाँ प्रवाहित होगी? समुद्र की तरफ। कहाँ प्रवाहित होगी? समुद्र की तरफ, और समुद्र की ठंडी हवा को वापस क्या कर लेंगे? गर्म कर लेते हैं। क्या करती है? गर्म कर लेती है। आप जनरली देखते हैं धरातल से किरणें निकल रही है, और फिर बाद में किरणें वातावरण फैलती है, जिसकी वजह से हवा क्या होती है? गर्म होता है, और गर्म बाद में समुद्रों के ऊपर, और समुद्र पर उपस्थित ठंडी हवा को क्या करेंगे? गर्म हो जाती है, और फिर बाद में समुद्र की गर्म हवा होती है, ताकि
समुद्र की गर्म हवा थी वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आती। क्या थी? पृथ्वी की ओर आती। समुद्र की गर्म हवा पृथ्वी की ओर आती तो पृथ्वी के लिए ठंडापन का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में गर्म हवा के साथ में जल वाष्प होती है। क्या देखने मिलती? जल वाष्प होती। जल वाष्प की वजह से ही पृथ्वी पर क्या उत्पन्न होता है? ठंडक महसूस होती रहती है। तो जल आएगा और जल आने की वजह से पृथ्वी धीरे धीरे कर देगी निचले हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता रहता है। तो काफ़ी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग देखें सूर्य से पृथ्वी तथा समुद्र दोनों तापमान पर पाया जाता है। पृथ्वी समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है और देखते हैं तो लंबे समय तक धीरे 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 अपने आसपास के वातावरण में जितनी भी हवा होती है उसको भी गर्म कर लेती है और गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है। समुद्र पर उपस्थित हवा धीरे धीरे गर्म होती है और वो सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग धीरे धीरे गर्म हवा के साथ मिलकर वापस गर्म हो जाती है और फिर पुनः समुद्र में उपस्थित गर्म धारा पृथ्वी की ओर बहती है और पृथ्वी की ओर आने पर वो मानसून का निर्धारण करने का भी कार्य करते रहती है। इसका निर्धारण करेगी मानसून। मानसून कैसे बनेगा, मानसून की क्या भूमिका रहेगी, क्या प्रोसेस होगा, तो काफ़ी चीज़ों को इसमें देखने को मिलता रहता है। तो जनरली हम देखते हैं तो मानसूनी हवा या मौसम या वर्षा समुद्री वायु पर निर्भर होती है। सारी ये प्रक्रिया सारी पूरी घटना होती है तो किस पर डिपेंडेंट होती है? समुद्री हवा पर निर्भर होती है। अर्थात हम कहते हैं कि गर्म वायु या मानसूनी हवा अपने साथ जल वाष्प लाती है और उसी से ही वर्षा होती हुई पाई जाती है। वर्षा होने का कारण क्या है? तो मानसूनी हवा के कारण, समुद्री हवा के कारण, समुद्र का जल गर्म होने की वजह से जल वाष्प उत्पन्न होता है और जल वाष्प में ही जल की उपस्थिति होने की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी तक पहुँचती और पृथ्वी पर आने पर वो ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे किसमें बादल बनना, छरछर प्रोसेस, ये समुद्री पर खेल होता है। छरछर वायु के अकॉर्डिंग प्रक्रिया देखने को मिलती रहती है। तो बातें जमा करेगी तो किस प्रकार से धारा उत्पन्न होती है, धारा का क्या प्रोसेस होता है और धारा के अनुरूप किस प्रकार से अलग अलग वातावरण होते हैं। काफ़ी चीज़ों को आपने स्टडी करने पर आपको समझ आता है कि धारा अलग अलग कंडीशन में उत्पन्न होती है, उसका अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये था आपके धारा उत्पन्न होने का प्रोसेस। कहानी को आपने इसका प्रोसेस लिखिए। अब एक बार पुनः पूरे मैटर को मैं दोहरा रहा हूँ और फिर बाद में अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि तूफान क्या होता है और चक्रवात किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसको अपन देखेंगे। तो देखिए, शुरू में आपने ये पढ़ा कि पवन है क्या। पवन है क्या? पवन एक गतिशील हवा है। वायु को क्या बोलते हैं? पवन नॉर्मली। और वायु के अनुरूप भी क्या बनता है? आपके अलग अलग प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है। देखिए, और वायु क्या डालती है? अपने चारों दाब उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? दाब। और दाब की वजह से, वायु दाब की वजह से अलग अलग प्रकार के कंडीशन चलते रहते हैं। अपने बॉडी में रक्त का चलना भी एक वायु दाब करेगी। बाकी जैसे आपका ब्लड तो कहीं भी बन रहा है और मस्तिष्क पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो वो इतने तक जाने का क्या कारण हो सकता है? वायु दाब। और वायु दाब की वजह से सारी क्रिया संपन्न होती रहती है। आगे देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घटता है और वायु दाब बढ़ेगा तो पवन का वेग क्या हो जाएगा? कम। हवा जितनी स्पीड से चलेगी उतना पवन वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। डिपेंड होता है पवन वेग पर। और इसके अनुरूप आपने देखा था गुब्बारे अलग अलग प्रकार से, गुब्बारा का अंदर दाब अलग था, उसकी वजह से वो अपन जैसे भोंक मारते हैं उसके अंदर गुब्बारे पास पास आते थे। तो इसलिए 2 वीडियो लेक्चर में आपने जो मैटर पढ़ा तो वो काफ़ी चीज़ों को आपको समझ में आती है कि अलग अलग चीज़ों को पढ़ने पर काफ़ी चीज़ें हो जाती है। और गर्म हवा का प्रसारण होना, गर्म हवा क्या होती है? प्रसारित होती रहती है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है तब वो ऊपर उठती रहती है, जो असंतुलित बैलेंस तुल्य के रूप में आपने देखा था। फिर पवन धारा पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने की वजह से होता है और पृथ्वी में असमानता उत्पन्न होने के 2 क्षेत्र थे। एक तो था आपके भूमध्य रेखा तथा ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना, दूसरा था जल तथा थल का असमान रूप से गर्म होना। तो दोनों फैक्टरों को आज आपने इसका किया है और समझ में आता है कि अलग अलग मैटर के अकॉर्डिंग अलग अलग वायु उत्पन्न होती है, उसका वेग अलग अलग होता है, उसके अनुरूप अपन को
मौसम जन प्रकार मौसम और ऋतु के अनुरूप हम लोग कार्य करना सीखें। अगले सत्र में पढ़ेंगे तूफान। वीडियो लेक्चर आपका आगे आएगा, उसमें आप देखोगे तूफान किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको विस्तार से इम्पोर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड वीडियो करेंगे, ताकि आपको पढ़ाई कंटिन्यू करिए, प्रिपेयर नाम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।